गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 अगस्त पे पहुंच चुके हैं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के जो 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर EOS-03 के बारे में जानेंगे, माली के बॉर्डर के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनसीपीसीआर को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करते हुए हम नेशनल पार्क पे चलेंगे। देन एक पर्सनैलिटी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं एंड फाइनली फाल्गु रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, 50 डेज की जो सीरीज है ये exam.netmoc.com के ऊपर अवेलेबल है, जहां पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से टारगेट को सेट करें, क्योंकि यहां पर आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं ये सेट करना काफी जरूरी है, ताकि आपका टारगेट आपके सामने हो और आप उसे फिर अचीव करने के लिए कोशिश कर सके। जो कट ऑफ है यहाँ पर 6 मार्क्स की रखी गई है। बाकी आप जितना भी टारगेट सेट करना चाहें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर बाद में देखिएगा कि क्या टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट EOS-03। EOS-03 अभी न्यूज में था। इसके बारे में पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसके लिए जो व्हीकल है GSLV F10 का इस्तेमाल किया गया है। इट वाज टू बी प्लेस्ड इन अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसे GTO के अंदर रखना था। एंड EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका मतलब होता है EOS का, इसका जो 02 सैटेलाइट है वो ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। मैं यहाँ पे टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं आपका, आप 10 सेकंड्स में इसे आंसर देने की कोशिश करें। रिसेंटली अभी न्यूज आई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेकंड मिशन जो था इस साल का EOS-03, जिसको कि हमें GTO दैट इज जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखना था, वो यहाँ पर अकम्प्लिश नहीं हो पाया ड्यू टू परफॉर्मेंस एनोमली। तो परफॉर्मेंस एनोमली की वजह से जो क्रायोजेनिक स्टेज थी रॉकेट की, वहां पर कुछ फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट हाँ, इसे GTO के अंदर रखना था और GSLV F10 व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ EOS-02 की बात करें तो वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी इसी साल ही कहा जा रहा है कि प्रोबेबली आने वाले कुछ महीनों के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 जो है इसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो EOS-03 जो है इसे लॉन्च किया जा रहा था EOS-02 से पहले, और जो EOS-02 है इसे सितंबर अक्टूबर के आसपास लॉन्च करने के लिए कहा जा रहा है। लॉन्च विल ट्राई आउट अ न्यू रॉकेट SSLV, जिसे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर SSLV का भी इस्तेमाल व्हीकल के तौर पे किया जाएगा। दो इंडिया जो है उसने 4 तरीके के रॉकेट्स अभी तक डेवलप किए हैं, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो SLV है, ASLV है, आपको ज्यादा जो सुनने को मिलता है पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, एंड देन जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये हमारे पास अलग अलग व्हीकल्स हैं और अभी करंटली 2 ऑपरेशन में है। लेकिन हाँ, SSLV इज ऑल्सो डिजाइन टू केटर टू द इंक्रीजिंग डिमांड। जब ज्यादा लॉन्च करने होते हैं छोटे छोटे सैटेलाइट्स के, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है और एनर्जी कम इस्तेमाल होती है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि माली के बॉर्डर को लेकर पूछा गया, किससे माली का बॉर्डर टच करता है? अल्जीरिया, नाइजर, चैड। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ। मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहता हूँ, लेकिन हाँ, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन वही पूछूंगा जो कहीं ना किसी चीज की वजह से न्यूज में रहे होंगे। रिसेंटली वेस्ट अफ्रीका न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर पहला केस जो है एक्सट्रीमली कंटेजियस डेडली मार्बर्ग वायरस जो है, मार्बर्ग वायरस जो है इसका पहला केस जो है वो गिनी के अंदर, मुझे लग रहा था गुआना के अंदर, सो गिनी के अंदर पहला केस, कहां पर? वेस्ट अफ्रीका के अंदर मार्बर्ग वायरस का पहला केस जो गिनी के अंदर डिटेक्ट किया गया, कंफर्म किया गया। इसी वजह से वेस्ट अफ्रीका में भी अभी टेंशन का माहौल बना हुआ है। वहां पर आपसे पूछा कि माली का बॉर्डर किससे टच करता है, तो एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। माली देखिए एक बार, सो माली को देखेंगे, दिस इज माली। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। बॉर्डर इसका मॉरिशनिया से टच कर रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो गिनी से टच कर रहा है, सेनेगल से टच कर रहा है, नीचे कोट दे आइवरी से, देन बुर्किना फासो, नाइजर से, और पीछे अल्जीरिया से भी टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नाइजीरिया से टच नहीं कर रहा है और चैड से टच नहीं कर रहा है। आप देख लेते हैं यहाँ पे एक बार,
अपने क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे अल्जीरिया से कर रहा था, नाइजर से कर रहा था, लेकिन चैट से नहीं कर रहा था। ठीक है, तो थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वायरस है उसके बारे में कुछ और चीजें भी दी है। ह्यूमन इन्फेक्शन विद मार्बर्ग वायरस डिसीज इनिशियली रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। तो किस तरीके से होता है ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन, जब एक्सपोजर काफी ज्यादा हो जाता है, किससे, केव्स में रहने वाले जो आपके रोसेटस बैट कॉलोनीज होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनसे एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो इस तरीके के वायरस के इंस्टेंसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल। तो दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला वेजिटेबल ऑयल कौन सा है? ऑलिव ऑयल है, पाम ऑयल है, मस्टर्ड है, या फिर कोई और ही टाइप का ऑयल है? आंसर करिए। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव एक पर्टिकुलर ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर, ताकि फार्म इनकम को इंक्रीज किया जा सके, और ये है आपका इनिशिएटिव ऑन पाम ऑयल। आप जानते हैं कि इंडिया इंडोनेशिया और मलेशिया से काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खपत भी काफी ज्यादा है। साथ ही साथ कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि इंडोनेशिया मलेशिया ने पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने शुरू करे। हमने उनसे बात भी करनी चाहिए, बट उससे ज्यादा कुछ सोल्व नहीं हो पाया। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वो इसी तरह ध्यान दे रही है कि जो भी चीजें बाहर हम इंपोर्ट किया करते थे बाहर देशों से, उसको क्यों ना अपने देश के अंदर ही उगाया जाए, और नेट इंपोर्टर बनने की बजाय हम एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री के तौर पर सामने आए। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। पाम ऑयल की बात करी जा रही है। स्कीम जो है यहाँ पर उसको नाम दिया गया है NMEOOP, दैट इज नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। देन आगे OP स्टैंड्स फॉर ऑयल पाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, आगे क्या है? ऑयल पाम। यही सेल्फ रिलायंस के लिए स्कीम लेकर आई जा रही है एडिबल ऑयल सेक्टर के अंदर, और इसमें 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है अगले 5 सालों के लिए भी करी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल NMEO, या फिर नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, कैसे भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, बट हाँ किस चीज के लिए? ऑयल पाम के लिए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, विच इज कंसर्निंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वैसे मैं उससे पहले अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूँ पाम ऑयल के बारे में, तो पाम ऑयल जो है इट इज द करंटली वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी खपत जो है काफी ज्यादा होती है। एंड ये जो है ज्यादातर यूज होता है डिटर्जेंट को प्रोड्यूस करने में, प्लास्टिक कॉस्मेटिक्स को प्रोड्यूस करने में, इवन बायोफ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉस्मेटिक्स में भी होता है, बायोफ्यूल के अंदर भी होता है। ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें टॉप कंज्यूमर में भारत का नाम सबसे पहले आता है, तो भारत नंबर 1 पर है, और फिर नाम आता है चाइना का, एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो भी पीछे नहीं है इसकी कंजम्पशन में। तो हमारे इन देशों के अंदर जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है पाम ऑयल का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द सेकंड पार्ट को देखते हैं। 3 स्टेटमेंट दी हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। कहा गया है कि जो इसका पहला पार्ट था वो 2016 में लॉन्च किया गया था। सेकंड जो है, इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द माइग्रेंट्स को बेनिफिट देने के लिए इसे लेकर आया गया है। एंड मेयरली अ सेल्फ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू अवेल द बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने आप को डिक्लेयर करना है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर। वो क्या है वो भी आप सोचिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, रिसेंटली जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने सेकंड फेज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, उज्ज्वला 2.0 जो है वो लॉन्च किया, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 जो है लॉन्च किया, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो काफी सक्सेसफुल रहा था, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं थी उनको यहाँ पे गैस कनेक्शन दिए गए थे। और इन गैस कनेक्शन की वजह से जो ट्रेडिशनल टाइप का, जो कन्वेंशनल टाइप का फ्यूल होता था उसको वो इस्तेमाल नहीं करते थे। गाँवों में आपने देखा होगा कि होता क्या है, जो लकड़ियां होती हैं उन्हें जलाकर, या फिर जो आपके गोबर जो होता है उसके उपले जो होते हैं उसे जलाकर खाना बनाया जाता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि धुआं बहुत ज्यादा होता है, पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से 3 बार दिन में खाना बना रहा है और काफी लंबे समय तक इतने धुएं से उनका एक्सपोजर होता है, तो इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज को ही दूर करने के लिए और महिलाओं की जो हेल्थ है उनको ठीक करने के लिए ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर आया गया था, और ये सक्सेसफुल रहा। 2016 के अंदर इसे लेकर आया गया। अभी जो है सेकंड पार्ट जो है वो माइग्रेंट्स को फोकस कर रहा है, और माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके पास ना ही उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ना ही उनकी आइडेंटिटी का कोई कार्ड होता है, ना ही उनके पास राशन कार्ड होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उनको एक सहूलियत दी गई है, जैसे
जो स्टूडेंट्स थे इनको 2014 में जैसे ही सरकार आई थी उन्होंने एक सहूलियत दी थी कि आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में सरकारी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो आपके जो मार्कशीट्स होती हैं उसको अटेस्ट करके दे, आप खुद ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। यही पावर अब माइग्रेंट्स को भी दी गई है, लोगों को भी दी गई है कि आपको बेनिफिट्स लेना है तो आप सेल्फ अटेस्ट करें, सेल्फ डिक्लेयर करें, दैट विल सफाइस, अलग से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, उज्ज्वला के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के बारे में, पूछा गया किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, CSIR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के द्वारा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ, जल्दी से बताएं। रिसेंटली जो 4th राउंड है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का, जिसे एक शॉर्ट में कहा गया GYTS4, इसे रिलीज किया गया है किसके द्वारा, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसे 2019 में कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के द्वारा। तो अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये रिलीज किया गया है, और कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था, IIPS के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सर्वे के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक पोर्शन को अगर आप जल्दी से कवर करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रहती हैं, जैसे कि आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है, जो आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी है, शंकर आयस की बुक है, तो उसमें से जो मोस्ट रेलेवेंट एरियाज आपके एग्जाम के लिए हैं वो 50 डेज सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो 50 डेज के अंदर 7 वीक्स के अंदर 7 सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं exam.netmock.com पर जाकर। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक थोड़ी सी एग्जॉस्टिव तैयारी करनी है, देन यू कैन गो फॉर 100 डेज एंड 200 डेज सीरीज, जिसमें डे वाइज आपको असाइनमेंट मिलते हैं, और चाहे तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं अगर आप डे वाइज तैयारी नहीं करना चाहते। क्या एक दिन में आप मल्टीपल डेज को कवर कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। ऑलरेडी जो डेज हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहें तो एक दिन में 2 या 3 दिन को भी कवर कर सकते हैं, और उसमें जो मटेरियल अवेलेबल, जो वीडियोस अवेलेबल है वो डे बाय डे जरूर देखते हुए जाइएगा, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो भी कवर हो जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए है वो यहाँ पर कवर करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बात कर रहा है एनसीपीसीआर को लेकर, पूछा गया एनसीपीसीआर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हो सकता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, एंड ये पॉक्सो के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन एनसीपीसीआर को लेकर, किस तरह की बॉडी है, किसके अंतर्गत आती है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए एनसीपीसीआर जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, या फिर राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन भी कहते हैं इसे। इट हैज कंडक्टेड अ नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स। रिपोर्ट को टाइटल किया गया इंपैक्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 with regards to article 21A of the constitution of India on education of minority communities। तो काफी बड़ा टाइटल रखा गया, impact of exemption under article 15 with regards to 21 of the constitution of India on education of minority communities। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, MOWCD के अंतर्गत आती है, हेल्थ के अंदर नहीं आती, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो COD भी एलिमिनेटेड। इट मींस बाय डिफॉल्ट तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी, उसको आप ठीक कर दीजिए कि यस पॉक्सो का इंप्लीमेंटेशन इनके द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं एनसीपीसीआर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर वैसे मेंशन किया, आप देखिएगा एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मार्च 2007 में इसे CPCR एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, जो 2005 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय आपका है उसके अंतर्गत आती है। कमीशन का जो मैंडेट है वो दिया गया है कंसर्निंग लॉज पॉलिसीज प्रोग्राम को एंश्योर करना इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट्स को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, उनको एंश्योर करना है। यहाँ पर ये बेसिकली वेरियस कंप्लेंट्स जो होती है उनके लिए इंक्वायरी भी करती है, जहां पर चाइल्ड राइट्स का वायलेशन होता है। इवन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, यहाँ पर भी अगर चाइल्ड राइट्स जो है वायलेट होते हैं, वहां पर भी इनके द्वारा जो इंक्वायरी है करी जाती है। और पॉक्सो का जो इंप्लीमेंटेशन है, पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, उसके इंप्लीमेंटेशन करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूछ रहा है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में कि ये कौन कौन से आर्टिकल से एसोसिएट करते हैं। आर्टिकल 15 दिया है, आर्टिकल 30 दिया है, आर्टिकल 21A दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताइएगा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं यहाँ पर आपका, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 1-2 आर्टिकल तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए थे, सोचिए।
चलिए, तो यहां पर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 तो मैंने आपको बताया ही था, तो आर्टिकल 15 तो इसमें आ ही जाता है। 93rd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करी गई थी, उसने एम्पावर किया था कि जो राज्य हैं, स्टेट, दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो वो भी शामिल है। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन को बाहर रखा गया था, दैट वाज द, बताइए, यस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 15(5) जो है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 के अंदर राज्य सरकारों के पास स्पेशल राइट्स हैं कि एजुकेशन को लेकर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, इसे भी इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 21 ये लेकर आया गया था और एक्ट ने मैंडेट किया था कि जो आपके 25% रिजर्वेशन है वो डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए रखा जाएगा इन द सोसाइटी, जहां पे 25% में डिसएडवांटेज ग्रुप में SC ST सोशली बैकवर्ड डिफरेंटली एबल जो है उनको भी शामिल किया गया है। EWS का भी यहाँ पर आप जानते हैं कि कोटा रहता है। देन यूजिंग आर्टिकल 30 टू बाईपास RTE, माइनॉरिटी स्कूल्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ RTE। फर्दर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक प्रमति जजमेंट के अंदर कि it has made the whole RTE Act inapplicable to minority school। ठीक है, तो क्या माइनॉरिटी स्कूल के अंदर भी जो राइट टू एजुकेशन है उसको लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए, इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर, यहां पर जो आपका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही जो आपके आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा गया किस नेशनल पार्क के अंदर रिसेंटली सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। क्या ये मानस है, कॉर्बेट है, काजीरंगा या कान्हा। पोचिंग के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस तरीके का एक इनिशिएटिव जो था उसकी जरूरत थी और वो यहाँ पर लेकर भी आया गया है। कौन से, मैं आपको एग्जाम हिंट दे देता हूँ, आसाम के अंदर है। अब आसाम के अंदर तो मानस भी है और काजीरंगा भी है, दोनों ही बचे, क्योंकि कॉर्बेट यूके का, उत्तराखंड का ये तो एलिमिनेट हो जाता है, MP का कान्हा एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। तो काजीरंगा जो आपका है नेशनल पार्क, यहाँ पर सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि पोचिंग के इंसिडेंसेस जो हैं वो यहाँ पर कम किए जा सके। जो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि जानवरों को मारकर उनके जो अंग होते हैं, जो उनके बॉडीली पार्ट्स होते हैं, उनको स्मगलिंग की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट एक फेमस पर्सनालिटी जो काफी न्यूज में थी, कंट्रोवर्सी में थी, तो यहाँ पे पूछ लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। द फेमस पर्सनालिटी ऑफ पुंज भील इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से राज्य से ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है ये जुड़े हुए हैं? क्या ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर झारखंड से? एक डिस्प्यूट हुआ है इसके ऊपर, तभी यहाँ पर क्वेश्चन कंट्रोवर्सी के ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जो पर्सनैलिटी है इनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिए, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ ओवर होस्टिंग ऑफ अ फ्लैग ऑन August 9 ऑन द स्टैच्यू ऑफ राणा पुंज भील। एक हिस्टोरिकल फिगर माने जाते हैं और एक हीरो माने जाते हैं ट्राइबल भील कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तो जो भील कम्युनिटी है उनके द्वारा ये एक हीरो माने जाते हैं। इन्होंने एक टेंशन, ये जो पूरा फ्लैग को होइस्ट किया गया, इसकी वजह से आदिवासी ग्रुप्स जो थे वहां पर कुछ ऐसी टेंशन वाली जो चीज थी वो ट्रिगर हो गई थी। न्यूज जो है ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टीज और आदिवासी ग्रुप्स के बीच में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो था, टेंशन जो था वो देखने को मिला। वो चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये जो पर्सनैलिटी है इनके बारे में जाना जरूरी है, जिनका नाम है राणा पुंज भील। मैंने राणा जान के नहीं लिखा क्योंकि राणा का टाइटल इनको दिया गया था। ठीक है, वो कैसे दिया गया था वो भी बताऊंगा, लेकिन राणा लिख देता तो आंसर करना ईजी हो जाता आपके लिए। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पुंज भील जी जो है यहाँ पे, या फिर राणा पुंज भील जी जो है, इनको लेकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुंज भील जो है ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ 16th सेंचुरी रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो रूलर थे महाराणा प्रताप, उनके वो कंटेम्पररी थे। और महाराणा प्रताप जो थे, जब वो अकबर के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो रहे थे, ट्राइबल भील कम्युनिटी जो थी उन्होंने वॉलेंटरली अपना सपोर्ट जो था वो यहाँ पर दिया उनको, और इसी वजह से जो राणा का टाइटल था वो भी इनको पुंज भील जी को दिया गया। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फाल्गु रिवर को लेकर पूछा गया। फाल्गु रिवर इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेट करती है? बिहार में, बंगाल, केरला, उड़ीसा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप बताइए ये रिवर कहां पर होगी। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। फाल्गु भी कहा जाता है इसे, पी से भी और एफ से भी। फाल्गु रिवर फ्लोज पास्ट गया इन बिहार। सेक्रेड रिवर मानी जाती है हिंदूज के द्वारा भी और बुद्धिस्ट के द्वारा भी। तो कहां पर पाई जाती है? बिहार के अंदर। फाल्गु जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस सम 3 किलोमीटर्स बिलो बोध गया के पास। इसी वजह से जो बुद्धिस्ट है वो भी इस रिवर को एक सेक्रेड रिवर मानते हैं।
और जो हिंदू सभ्यता है उसके हिसाब से और हिंदू रिलीजन के हिसाब से तो रिवर्स जो होती है वैसे भी उनको एक सेक्रेड एस्पेक्ट दिया जाता है। रिवर फाल्गु इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, दोनों के लिए, हिंदूज के लिए भी और बुद्धिस्ट के लिए भी। हिंदूज कम हियर टू मेक ऑफरिंग टू सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है उनकी लिए ऑफरिंग देने के लिए हम इस रिवर के पास आते हैं। और इस रिवर का जो मेंशन है रामायण के अंदर भी किया गया है और वेरियस पुराण के अंदर भी किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। हम जल्दी से एक बार पूरा लेक्चर जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको कुछ और रिवर्स भी यहाँ पर दिखाई है, उसको भी आप याद रखिएगा, फल्गु रिवर के अलावा भी, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज को लेकर भी। यहाँ पे आपको फल्गु जो है वो भी दिख जाएगी गंगा रिवर को ट्रिब्यूट करती हुई। चलते हैं यहां से रिवीजन की तरफ। आपका कल 2 दिन सैटरडे, कल सैटरडे है, फिर आपका संडे है, दोनों दिन आपको क्या मिलेगा? मैराथन सेशंस मिलेंगे, उसको एंजॉय करिएगा और देखिएगा कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। मतलब 100 मार्क्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 60 जो है यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। ये सेशंस आप ही के कहने पे बनाए गए हैं, पहले इस तरीके के सेशंस नहीं आते थे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें मंथली कंपाइलेशन जो है वो दीजिए, वीकली कंपाइलेशन दीजिए, मॉक टेस्ट के रूप में जो आपको यहाँ पर दी जाती है, जिससे आपकी रिविजन भी होती है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाती है। तो इग्नोर मत करिएगा। चलते हैं हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन, एक्टिव रिवीजन रहने वाली है 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछूंगा एंड यू ट्राई टू गिव द आंसर। जल्दी से बताएं, EOS-03 जो था इसके लिए कौन सा व्हीकल यूज कर रहे थे? इसे GTO दैट इज जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखना था। EOS-02 भी भेजा जाएगा। EOS-03 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, GSLV F10 के थ्रू इसे भेजा जा रहा था। माली का बॉर्डर किसको टच नहीं करता है? नाइजीरिया और चैड, 2 कंट्रीज मैंने आपको दिखाई थी, वहां पर बॉर्डर टच नहीं कर रहा था। अभी मार्बर्ग वायरस जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था इस लोकेशन को लेकर, गिनी को लेकर खास तौर पर। फिर हमने ज्यादा है और क्या इंडिया ज्यादा कंज्यूम करता है, चाइना ज्यादा कंज्यूम करता है? तो पाम ऑयल को लेकर मिशन लेकर आया गया है NMEOOP, और ये इंडिया चाइना से भी ज्यादा कंज्यूम करता है। फिर यूरोपियन यूनियन भी इसे ज्यादा कंज्यूम करता है। बायोफ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल की हम बात कर रहे थे। उज्ज्वला द सेकंड के बारे में डिस्कशन हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द फर्स्ट पार्ट 2016 का सक्सेसफुल रहा काफी। अब सेकंड को लेकर आ रहे हैं और सेकंड जो है उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे हम सेल्फ अटेस्टेशन करते थे, उस प्रोविजन को यहाँ पर रखा गया प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर हमने देखा GYTS किसके द्वारा रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। लेकिन लाया कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था? IIPS के द्वारा, ध्यान रखिएगा। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपको वेरियस सीरीज के बारे में बताया था। exam.netmark.com पे आपको फ्री सीरीज जो है वो भी मिल जाएंगी, वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज को लेकर था देख लेते हैं एक बार। NCPCR क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस और नो में आंसर करें। मंत्रालय का नाम भी मुझे बताइएगा। पोक्सो को इंप्लीमेंट करने का, मॉनिटर करने का काम NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर 3 आर्टिकल हमने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को देखे थे। आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 30। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को लेकर था ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिस्कशन हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नेशनल पार्क को लेकर हुआ था। इन द नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो कहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सो रिसेंटली इन्हें काजीरंगा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ फेमस पर्सनैलिटी जो है राणा पुंज भील कहां से आते हैं? जल्दी से बताएं। इन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी जब अकबर से बैटल करने के लिए जा रहे थे। सो ही ऑल्सो हेल्स फ्रॉम राजस्थान। फल्गु रिवर कहां पर है? जिसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज रिलीजन चाहे वो हिंदुइज्म हो और मे बी इट इज बुद्धिज्म, दोनों के अंदर इनकी जो महारत है वो यहाँ पे साबित हो चुकी है और इनको पूजा जाता है दोनों ही रिलीजन के हिसाब से। बिहार में ये लोकेट करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। रिवीजन मैंने आपकी करा दी। अभी मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ये देखने के लिए कि क्या आपको पूरा लेक्चर समझ में आया, याद है वो चीजें या नहीं। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के वो आंसर करिएगा। कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि फाल्गु रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो फाल्गु नदी किसकी सहायक नदी है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के लाइव देख रहे हैं तो लाइव करिए, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं देख भी सकूं, क्योंकि लाइव सेशन में तो कमेंट्स दिखते ही हैं लेकिन नीचे के कमेंट्स भी मुझे दिखाई देते हैं, वहां पर मैं देख सकूं कि किस किसने करेक्ट आंसर किया है। मेंस का ग्रुप आपके सामने है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू का ग्रुप भी अवेलेबल है जहां पर आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। दीज आर द वेरियस कोर्सेज जो कि आपके exam.netmark.com के ऊपर अवेलेबल हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप रजिस्टर करें और उसके बाद फ्री कोर्सेज को तो एटलीस्ट इंजॉय करिएगा ही करिएगा। सेकंड चैनल इज ऑल्सो अवेलेबल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इवन लाइव सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर भी सबसे ऊपर दिया गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
हिंदू एनालिसिस जो है वी आर प्लानिंग, लाइक हमने ऑडियो भी इसमें दिया था आपको, एक सिंगल न्यूज भी दी थी, तो वी आर प्लानिंग कि किस तरीके से आपको दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहे हैं, उसको ही ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि क्या ऑडियो फॉर्म में लेकर आना चाहिए, डायरेक्टली न्यूज़पेपर में से पढ़ाना चाहिए। तो जस्ट वी आर प्लानिंग अबाउट इट। तो बहुत जल्दी ये आपका रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा, एक बार जब आपकी तरफ से जो गो अहेड है वो आ जाता है। क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑडियो में जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली पेपर में से पढ़ाइए। तो जैसे भी फाइनलाइज होता है, जैसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर बताते हैं हमें, आप भी चाहें तो मुझे टेलीग्राम के ऊपर @prince_luthra, बेटर ये रहेगा इससे भी ज्यादा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कि क्या चाहते हैं आप, हिंदू जो एनालिसिस है वो ऑडियो फॉर्मेट में लेकर आया जाए, या फिर जैसे मैंने कल आपको 2 से 3 मिनट का एक वीडियो, परसों आपको दिया था एक ऐसा वीडियो, तो 30 मिनट का 20 मिनट का एक हिंदू एनालिसिस का ऐसा वीडियो जो है वो बना दिया जाए, 20 से 25 मिनट का सही रहेगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम ऑडियो वीडियो दोनों तरीके से कवर कर लें। ये मुझे नीचे बताइएगा। टारगेट आपने सेट किया था, बताइए मुझे कि क्या टारगेट अचीव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज ऑल्सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर इंप्रूविंग। कोशिश करते रहें कि धीरे धीरे आपके मार्क्स जो इंप्रूव होते रहे, लेकिन हाँ, मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि आगे चल के आप पीछे मुड़ के देख सकें और देख सकें कि आपने कहां से अपनी जर्नी शुरू करी थी और कहां पर अब आप पहुंच चुके हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाए। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।